स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस लाइव कक्षा में। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत लिखा। तो शेखावटी मिशन की एक PDF है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग कृपया अच्छे से इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से प्रश्नों को समझिएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? अब देवसेना का जो गीत है प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त, इस अजातशत्रु, राजश्री, यहां से आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, देवसेना कौन थी? तो मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन, कार्नेलिया की बहन, धन कुबेर की कन्या, पर्णदत्त की बहन। तो यहां से आंसर हो जाएगा मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन। मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन। अगर तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? आप देख रहे होंगे, तीसरा प्रश्न है, देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? तो देखिए, अत्यधिक गरीब होना ये नहीं था, पर्णदत्त के साथ भीख मांगना ये भी नहीं था, स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना, बीमार होना ये भी नहीं था। यहाँ सही आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक, कौन सा आ जाएगा? सी वाला। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, कौन सा आ जाएगा? सी वाला। आगे देखेंगे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, पर स्कंदगुप्त किसका स्वप्न देखते थे? जयमाला का नहीं, कमला का नहीं, मालिनी का नहीं, किसका देखते थे? विजया का। किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है? तो शक के, कुषाण के, सिकंदर के, किसके? हूण के। बढ़ते हैं आगे। कोमल हृदय की कल्पना सोजा, कोमल हृदय की कल्पना सोजा किसने कहा था? कार्नेलिया ने, विजया ने, महादेवी ने। तो किसने कहा? देवसेना ने। कार्नेलिया का गीत कहां से लिया गया है? राजश्री नाटक से, स्कंदगुप्त नाटक से, अजातशत्रु नाटक से, कौन से नाटक से? चंद्रगुप्त नाटक से। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? बेटी का नाम क्या था? तो विजया नहीं था। जयमाला, देवसेना, क्या नाम था? कार्नेलिया। अरुणीय मधुमय देश हमारा पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो कौन सी देश की? भारत देश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत में किया गया है? तो आप जानते हैं, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, है ना, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, और एक और है, इन दोनों में। तो देखिए, दोनों में तो नहीं हुआ था, तो यहां सही आंसर हो जाएगा कार्नेलिया का गीत। सही आंसर आप स्वीकार करेंगे, कार्नेलिया का। अब अगला प्रश्न क्या है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, यहीं तक ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न समझना जरूरी है। प्रश्न की लैंग्वेज यदि आपको समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। कि मैंने ब्रह्मवश, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो यहां देखिए, देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से क्या किया था? प्रेम। इन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु ये प्रेम मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी जो पूंजी थी उसे भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर क्या होना चाहिए? पश्चाताप होता है। अगर दूसरे प्रश्न को हम देखें तो कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
तो आइए समझते हैं इसको। आशा जो होती है व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाते हैं। प्रेम कैसा होता है? अंधा होता है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में क्या हो गई थी? बावली हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और ये आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही थी। वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी, इसलिए यहाँ आशा को बावली बताया गया है। इसलिए यहाँ जो है आशा को बावली बताया गया है। सर अगला प्रश्न देखें तो आइए अगला प्रश्न समझते हैं। मैंने निज दुर्बल प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद और हारी होड़ का क्या अर्थ है? तो आइए समझते हैं। देवसेना जीवन भर संघर्ष करने के कारण दुर्बल हो गई। दुर्बल पद बल की व्यंजना है कि देवसेना निराश हो गई है, उसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं रही है, फिर भी वह विषम परिस्थितियों से क्या करना चाहती है? संघर्ष करना चाहती है। तो ये अर्थ किसका निकला? दुर्बल पद का, दुर्बल पद बल का। अब हारी होड़ को समझते हैं। हारी होड़ की व्यंजना ये है कि देवसेना ये जानती है कि स्कंदगुप्त से प्रेम करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, उसकी प्रेम पात्र नहीं बन सकती, फिर भी वह उससे प्रेम करती है। जीतने की कोशिश करने पर भी उसे हार मिली, यही वह कहना चाहती है। कौन कहना चाहती है? देवसेना। अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेना का गीत, अगला प्रश्न देखते हैं। देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? तो देवसेना की हार या निराशा के कई कारण थे, जिनमें दो कारण प्रमुख थे। सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण से देवसेना के भाई बंधु वर्मा सहित पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। ये कौन सा कारण था? पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि वह स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, परंतु पा ना सकी, क्योंकि स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उससे प्रेम याचना की तब वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। इस प्रकार वह जीवन से हार कर क्या हो गई थी? निराश हो गई थी। कौन? देवसेना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया है? तो प्रस्तुत गीत प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब भारत की धरती पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय होती है। यहाँ दूर देश से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिल जाता है। यहाँ के लोग दयालु होते हैं, करुणाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं और सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग रूप, आचार विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं को क्या किया है? चित्रित किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके पीछे एक ही कारण है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा, अब पाठ में से कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छा यदि संग्रह हम देखें तो शेखावटी मिशन की पीडीएफ में बहुत अच्छा संग्रह देखने को मिलेगा। तो आइए और समझते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो सर इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ देखो, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकती सुख मेरे मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अगर भाव पक्ष की बात करें तो जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है तब आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है और उसकी सुनहरी चारों ओर बिखर जाती है। रात भर चमकने वाले तारे धीरे धीरे छिपने लगते हैं और सभी प्राणी जागने लगते हैं। चारों तरफ वातावरण मधुमय हो जाता है। इस समय कवि ने आलंकारिक रूप से इस प्रकार चित्रित किया है, मानो उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी गड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबोकर सबके जीवन में सुख बिखेरती आती है। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे मानो तारे छिपने
लगे हों। इस प्रकार का यहाँ आपको अर्थ दिखाई देता है। कहने का मतलब कि रात भर जागने वाले तारे अपनी मस्ती में जब ऊँघने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहले घड़े को ले जाकर आकाश रूपी कुएं में डुबोती है और जल लाती है तथा सुखपूर्वक बिखेरती जाती है। कला पक्ष की यदि बात करें सर, तो यहाँ जो है संस्कृत निष्ठ और बिंबात्मक भाषा है। उषा का मानवीकरण किया गया है, कहने का मतलब मानवीकरण अलंकार है। वहीं प्रातः काल की सुनहरी आभा पर हेम कुंभ के आरोप के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यदि कला पक्ष काव्य सौंदर्य आएगा तो दोनों पक्ष पूछे जाएंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष। आइए व्याख्या समझते हैं कि शमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरुछाया में पति कुनंदी श्रुति में किसने ये विहाग की थान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी रहे बचाए फिरती कब की मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। सुनिएगा सर, संदर्भ की सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के देवसेना शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग यदि हम देखें तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, किंतु उसे स्कंदगुप्त से प्रेम निराशा ही मिलती है। जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, जिससे देवसेना अस्वीकार कर देती है। प्रस्तुत काव्यांश में प्रसाद जी ने देवसेना के असफल प्रेम संबंधित मनोभावों का चित्रण किया है। आइए आगे समझते हैं। अगर हम व्याख्या की बात करें सर, तो व्याख्या क्या कहती है, सुनिएगा कि प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पथिक थककर किसी वृक्ष की छाया में सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो, तब उसे कोई विहाग राग, कहने का मतलब अर्धरात्रि में गाया जाने वाला विहाग का राग सुनाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन देवसेना को विहाग के समान प्रतीत होता है। स्कंदगुप्त से प्रेम देवसेना के लिए एक सपना ही था, वह सपना टूट चुका है। अब स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे अच्छा नहीं लग रहा है। देवसेना कहती है कि जब वह यौवन से परिपूर्ण थी, तब उसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों की तृष्णा भरी ललचाई दृष्टि उस पर पड़ी, जबकि मैं उनकी दृष्टि से सदैव अपने को बचाती रही। वह कहती है कि अरे मेरी आशा, आज तूने स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को पाकर मेरे हृदय में हलचल मचा दी और मेरे मन की शांति खो दी, क्योंकि यह आशा मेरे हृदय में जगकर मुझे हरा गई है। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी है, अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम को क्या कर दिया है, खो दिया है। ये कौन कह रही है, देवसेना। यदि सर हम विशेष में देखें तो भाषा तत्सम युक्त और भावानुकूल है, कहने का मतलब सरल भाषा है, सीधी सीधी बात है, सरल भाषा है। देवसेना की मनोदशा का मार्मिक चित्रण है, बिल्कुल राइट। विहाग अर्धरात्रि के समय गाया जाता है। जो विहाग का मतलब होता है वियोग का गीत। काय का गीत, वियोग का। शमी स्वप्न में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। और मेरी आशा आबावली में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानवीकरण किया गया है। यदि छंद की बात करें सर, तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, करुण रस का प्रयोग है और प्रसाद गुण की भी क्या है, प्रधानता। यदि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखें, आइए ढंग से समझते हैं। मैं आपको जो इतनी अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है कि प्रश्न ऐसे आता है, जिस प्रकार अपन पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में हुआ। प्रसाद जी जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। सर आप लोगों को 2 नंबर का परिचय आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 लाइनें लिखनी है, ठीक है। जैसे 1, 2, 2, 3, 4, 5 और 6। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति से प्रभावित ऐसे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, राष्ट्रीय जागरण का शौक व्यक्त किया। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार हैं। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, अजातशत्रु,
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है सर। तो आंसू झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, तो ये इनके काव्य संग्रह है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी इनके क्या है, नाटक है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है और इरावती उपन्यास अपूर्ण है। काव्य और कला नाम से इनका निबंध संग्रह है। इस प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय भी यही समाप्त होता है। अब देखिए, हमने थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा रही, लेकिन इसके पीछे ये कारण है कि स्पीड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम धीरे धीरे यदि हम पढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे कि बहुत धीरे पढ़ें और कम, अगर 1 घंटे को जो वीडियो मैं आपको 20 मिनट में समझा सकता हूँ उसे मैं 2-2 घंटों तक समझाऊंगा तो आप बोरिंग हो जाएंगे। आप लोगों को केवल एक बार तो पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ने के बाद जो मैंने अब समझाया है आप लोगों को, इन प्रश्नों को अच्छे से सीखना है। अगर आप इन्हें अच्छे से सीखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं सर, आपके नंबर एक भी नहीं घटेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब चलते हैं आगे। आइए मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। मैं लगभग 5 पाठ पढ़ा चुका हूं, तो मेरा कहना यह है कि ये पार्ट 1 आपने जो पढ़ा है उस पार्ट 1 के क्या है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। ठीक है, बस मेरा इतना सा ही कहना है। और मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, यदि आप इस पीडीएफ के सारे प्रश्नों को रट देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र में लगभग एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, एक प्रश्न भी बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो धन्यवाद सर, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। मैं तो इसी प्रकार लगातार प्रयास करता रहूंगा और मेरा प्रयास इसी प्रकार रहेगा। अब कोई साथ दे या ना दे, ये उनका काम है। और यदि मेरी क्लास सभी को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी अच्छे से फायदा मिले। और अब यदि आप लोग स्टेटस लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।